शुभ संध्या, नमस्कार। मैं के पांडे, एक ही स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग बेसिक चर्चा करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। जो विज्ञान की एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, आज हम लोग उसी के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। अगर देखा जाए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि सुबह उठने से लेकर और रात में सोने तक हम जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, जितनी भी गतिविधियाँ करते हैं, कहीं न कहीं वो सारी की सारी गतिविधियाँ हमारी साइंस से जुड़ी हुई होती हैं, हमारे विज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आज के दौर में हम साइंस के युग में या विज्ञान के युग में क्या कर रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विज्ञान की। विज्ञान, देखो विज्ञान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, बी प्लस ज्ञान। कहने का तात्पर्य अगर हम इसको एक लाइन में लेते हैं तो विशेष ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या? विशेष ज्ञान ही, विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। ये हम एक कॉमन परिभाषा के रूप में जानते हैं। विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में साइंस के नाम से जानते हैं, SCIENC। सभी लोग जानते हैं साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्कायर शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के स्कायर शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है टू नो। और इसी में एक शब्द और आता है साइंटिया, SCIENTIA, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। जिसका अर्थ होता है नॉलेज या ज्ञान। जो साइंस का अध्ययन है ये कहीं ना कहीं क्या है? सिस्टमेटिक अध्ययन है। अगर हम लोग पूरी तरीके से साइंस को ही डिफाइन कर लेते हैं, इसको डिफाइन करेंगे आज हम लोग पूरी तरीके से। अगर हम सिर्फ साइंस को डिफाइन करते हैं तो उसमें देखते हैं 3, 6, 7 अक्षर आ रहे हैं। पहले हम 7 अक्षर को पहले क्या करते हैं? डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद में इसकी बहुत कई परिभाषाएं फिर आपको बताते हैं। SCIENC और E, लास्ट में क्या है? E। SCIENCE ये साइंस की स्पेलिंग है। यस से तात्पर्य होता है यहाँ पे सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक जिसका अर्थ होता है क्रमबद्ध। दूसरा सेंटेंस आता है हमारा, दूसरा अक्षर है कॉम्प्रिहेंसिव। जिसका अर्थ होता है विस्तृत या विस्तार भी कह सकते हैं, विस्तृत या विस्तार। ठीक। तीसरा शब्द हमारा आता है आई, जिसका अर्थ होता है इन्वेस्टिगेशन। और इनोवेशन भी कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन और इनोवेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? छानबीन। पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। तो छानबीन, खोजबीन या अनुभव। ठीक है ना? यहाँ पे हम लिख देते हैं छानबीन और अनुभव। ठीक है ना? छानबीन और अनुभव। यहाँ पे चौथा जो अक्षर आ रहा है उसका नाम है ई से यहाँ पे हम कोरिलेट करेंगे एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंट, या हम इसको हिंदी में ले सकते हैं खोज या प्रयोग। खोज और प्रयोग। खोज और प्रयोग। तीसरी बात हमारी यहाँ पे आती है नेचर की। चूंकि साइंस पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड है, प्रकृति पे डिपेंड है।
कहने का तात्पर्य हो गया कि प्राकृतिक घटनाओं का जो भी अस्त व्यस्त अध्ययन है वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा होता है, साइंस से जुड़ा होता है। तो हमारी जो साइंस है वो प्रकृति की खोज करती है, अध्ययन करती है, नेचर प्रकृति हो गया। फिर उसके बाद में हमारा आता है काज, कारण जानना। क्या होता है? कारण जानना। कहीं ना कहीं साइंस क्या करती है, जितनी भी हमारी ज्ञान की अनुभूतियां होती हैं या हम कह सकते हैं जितने भी हमारे प्रयोग होते हैं उनका क्या करती है, वो कारण जानती है कि आखिर में रिजल्ट क्या आने वाला है, उसका कारण जानती है। ठीक। और लास्ट में हमारा आता है इफेक्ट। जानते हैं कि साइंस कहीं ना कहीं अगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी है तो हमें कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रभावित करती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रभाव, इफेक्ट या प्रभाव। ठीक है। अब अगर हम एक लाइन में इसको लिखते हैं या एक लाइन में डिफाइन करें तो एक लाइन में डिफाइन किया जा सकता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखेंगे सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड और एक्सपीरियंस कहने का तात्पर्य हो गया सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुभव। सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुभव। सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुभव ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे दो तीन परिभाषा पहले हम लोग जानते हैं। एक बहुत प्रचलित परिभाषा है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों का अस्त व्यस्त अध्ययन ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। दूसरा हमारी जो परिभाषा बनती है, नैसर्गिक घटनाओं का संपूर्ण योग ही विज्ञान है। और एक जो आम सबसे ज़्यादा ये परिभाषा दिया जाता है कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। आइए इससे समझते हैं हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हम साइंस का अध्ययन करते हैं कहीं न कहीं तो सिस्टमेटिक तरीके से ही करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से ही करते हैं। अर्थात अगर हमें पढ़ना होता है तो हम सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, जैव विविधता क्या होती है। हम सबसे पहले लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में सेल के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या अगर हम और सिंबल्स की बाद में इसको डिफाइन करते हैं तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है क्या, एटम है, परमाणु। और परमाणु से भी छोटा हमारे कौन होते हैं, एटॉमिक यूनिट, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कौन बनता, अणु, परमाणु बनते हैं, एटम्स बनते हैं। और एटम्स के मिलने से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पर अणु बनता है। अणुओं के मिलने से तत्व बनता है, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनते हैं, जैविक अणु बनते हैं, सेल बनती है, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर जाके एक नए शरीर का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो साइंस में जो भी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं किस तरीके से करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको बोलते हैं विस्तार या विस्तृत रूप। हम लोग इंग्लिश में एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस पढ़ते हैं, उसका क्या रूप होता है, बहुत विस्तृत रूप। तो साइंस तब तक खोजती रहती है, तब तक एक बहुत लंबा डिस्कवर करती है, जब तक किसी भी सलूशन तक या किसी सही निर्णय तक पहुंच नहीं जाती है। और वह जो निर्णय होगा वो कैसा होगा, एक एक्सपेरिमेंटल होगा, एक प्रायोगिक होगा कि हम उसको पुनः भविष्य में क्या कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव होता है साइंस। तीसरी बात होता है इन्वेस्टिगेशन। अभी मैंने एक परिभाषा बताया, हमारी जो ज्ञान अनुभूतियाँ हैं उसका हम अस्त व्यस्त क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो नैसर्गिक घटनाएं हैं, जो प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं, उन सभी का क्या है, एक प्रकार का खोजबीन है, इन्वेस्टिगेशन। हम लोग जानते हैं ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आ रही है तो क्या करती है, वो सबूतों को इकट्ठा करती है, छानबीन करती है। तो उसी तरीके से हमारी जो ज्ञान अनुभूतियाँ हैं, हमारा जो नैसर्गिक विकास है या प्रकृति है, उन सभी का कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अनुभव के आधार पर क्या करते हैं, एक खोज है, एक खोजबीन है, या कह सकते हैं एक छानबीन है। ठीक है, ये हमारा हो गया इन्वेस्टिगेशन। अगली पॉइंट होती है हमारी एक्सप्लोरेशन या एक्सपेरिमेंट। ठीक, दो चीजें, हम जो भी चीज़ों को यहाँ पे खोजते हैं, क्या करते हैं, जो भी चीज़ों को, कोई भी तथ्य अगर हमें प्राप्त हुआ है, अगर हमने खोजा है, तो हर हालत में हर तथ्य को हमें क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में, एक प्रयोग के रूप में उसको सत्यापित करना होता है। ये साइंस का उद्देश्य होता है। दूसरा, ये
खोजता कहाँ पे है? सिर्फ प्रकृति में, नेचर के बारे में बताता है हमारा साइंस। अर्थात जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उन सभी पे क्या करता है? पूरा अधिकार होता है साइंस का, और साइंस उन्हीं की खोज करता है। चौथा, हर चीज का कारण जानता है। आखिर में अगर ये पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है पंखा, या सिर्फ एक ही स्थान पर और एक ही राउंड में क्यों घूम रहा है? ये हमारी जो लाइट जल रही है कैसे जल जाती है? आखिर में ये जो हमारा मार्कर पेन चल रहा है, ये क्यों चलता है, कैसे चलता है? इन सब का कारण कौन जानता है? हमारा साइंस जानता है। और दूसरी बात आती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो इफेक्ट या जिसको बोलते हैं प्रभाव के नाम से, कि हमें साइंस कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर आज क्लाइमेट की समस्या देखा जाए या हमारा पोल्यूशन की समस्या देखा जाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन चीज़ का है? कहीं न कहीं साइंस का ही है। बाकी आज हम रोज़मर्रा के बाद में मोबाइल फ़ोन को देख लेते हैं। हम जो हमारे बच्चे हुआ करते थे, पहले वो माताएं क्या होती थी? परियों की कहानियाँ सुनाया करते थे। लेकिन आज मोबाइल आ गया, मम्मी ने क्या किया? बच्चे को मोबाइल दे दिया और अपना उसी में देख दीजिए। जबकि आप जानते कितना अल्ट्रावायलेट रेस मोबाइल से निकल रही है, और अभी बच्चे का वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसकी इतनी क्षमता नहीं है, तो वो कहीं न कहीं साइंस क्या करता है? उसको प्रभावित करेगा। तो ये एक सिंपल सा वो हो गया कि साइंस क्या है, किससे बना है, किस शब्द से बना हुआ है, इन सब के बारे में हमने हल्का सा डिस्कस किया है। अब जो साइंस की ब्रांचेज हैं, तो साइंस के 2 मेन ब्रांचेज हैं। ये मेरे हिसाब से आपको बताता हूँ कि कैसे, कि 2 तरह की साइंस। हाँ, अगर साइंस की जनक की बात करता है तो आप अरस्तु का नाम हमेशा लिखेंगे, फादर ऑफ साइंस अरस्तु। तो यहाँ पे अब आता है साइंस लिख देते हैं, और इसकी 2 मेन ब्रांचेस हैं मेरे हिसाब से, SCI। एक होता है हमारा नेचुरल या प्रकृति विज्ञान, नेचुरल साइंस, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकृति विज्ञान। और दूसरा आता है हमारा सोशल साइंस, या इसको हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सामाजिक विज्ञान। 2 ही प्रकार का विज्ञान है, एक नेचुरल साइंस जिसको प्रकृति विज्ञान के नाम से जानते हैं, दूसरा सोशल साइंस जिसको सामाजिक विज्ञान से नाम से जानते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो नेचुरल साइंस है, ये प्राकृतिक घटनाओं की जो भी जानकारी देता है, वो कैसे देता है? एक्सपेरिमेंटल देता है, प्रयोग के माध्यम से दे देता है। लेकिन जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, ये समाज में जो भी प्रथाएं हैं, उन सब के बारे में क्या हुआ? एक लिखित दस्तावेज है, या कह सकते हैं एक लिखित प्रमाण है। एक लिखित प्रमाण हमारा ये देता है सामाजिक विज्ञान। लेकिन जो प्रकृति विज्ञान है, जो नेचर है, उसमें लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव के बारे में जो भी तथ्य होने हैं, उन सारे तथ्य का क्या करता है? ये प्रायोगिक सत्यापन करके सही निष्कर्ष क्या करता है? पहुंचता है हमारा प्रकृति विज्ञान। ठीक। अब यहाँ पे नेचुरल साइंस, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा मुझे नहीं करनी है। नेचुरल साइंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेचुरल साइंस की 2 मेन ब्रांचेज होंगी। प्रकृति विज्ञान की 2 मेन ब्रांचेज होगी। एक होगी फिजिकल और नॉन लिविंग साइंस, फिजिकल और नॉन लिविंग साइंस। ठीक। फिजिकल और नॉन लिविंग साइंस, या कह सकते हैं भौतिक या निर्जीव विज्ञान। इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति के पदार्थ एवं ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि जो लिविंग शब्द है, ये लैटिन भाषा के फ्यूसिस से बना हुआ है। लैटिन भाषा के फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है नेचर। इसका अर्थ क्या होता है? फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। ठीक। फिजिकल और नॉन लिविंग साइंस में ये आ गया, और फ्यूसिस। ठीक। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति के पदार्थ एवं ऊर्जा का अध्ययन। ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्रकृति के पदार्थ एवं ऊर्जा का अध्ययन। प्रकृति के पदार्थ एवं ऊर्जा का अध्ययन, लेकिन वो कैसा होगा? निर्जीव अवस्था में होगा। ठीक है। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे जो आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, बायोलॉजिकल और लाइफ साइंस। क्या है? बायोलॉजिकल और लाइफ साइंस। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं
जैविक या सजीव विज्ञान, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जैव क्रियाओं एवं पदार्थ, जैव क्रियाओं एवं जैव क्रियाओं एवं पदार्थ का जीवधारियों में अध्ययन, एवं पदार्थ का जीवधारियों में अध्ययन, जीवधारियों में अध्ययन। जैव क्रियाओं एवं पदार्थ का जीवधारियों में अध्ययन से तात्पर्य हो गया जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य हमारा भोजन कैसे पचता है, हम अपनी लाइफ साइकिल को कैसे चलाते हैं, इन सारी बातों का अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस में। तो कहने का तात्पर्य अगर प्रकृति में देखा जाए तो सिर्फ दो चीजें विद्यमान होंगी, एक तो नॉन लिविंग सब्सटेंस और दूसरे क्या होंगे, लिविंग सब्सटेंस। तो जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होंगे उनको हम नेचर के अंदर, नॉन लिविंग फिजिकल साइंस के अंदर रखेंगे, और जो लिविंग सब्सटेंस होंगे उनको हम बायोलॉजिकल साइंस के अंदर रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे फिजिकल साइंस, प्रकृति, देखिए प्रकृति के पदार्थों में ऊर्जा का अध्ययन से क्या तात्पर्य, अर्थात कहने का तात्पर्य प्रकृति में जो भी मैटर, जानते हैं मैटर बस तीन प्रकार का होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठोस, द्रव या गैस, तीन अवस्था में होगा, उसका और ऊर्जा का अध्ययन, एनर्जी का अध्ययन इसमें करेंगे हम नॉन लिविंग साइंस में। लेकिन जो हमारी लाइफ साइकिल है, जो हमारी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाओं से तात्पर्य जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी होती हैं, उन सबका अध्ययन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंतर्गत क्या क्या आती है, हमारा डाइजेशन आता है, हमारा रेस्पिरेशन आता है, एक्सप्रेशन आता है, उत्सर्जन आता है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन आता है, ये सारे जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब कहाँ भी आते हैं, हमारी जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा सा ऐसे समझ लेते हैं कि फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, और एक होता है एस्ट्रोलॉजी होता है, जियोलॉजी होता है, सारे अलग अलग प्रकार के विज्ञान होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पेशली फिजिक्स। देखो दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो हम लोग ज्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के नाम से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे हो गया हमारा केमिस्ट्री, यहाँ पे एक तीसरा बोला हो गया एस्ट्रोलॉजी, और होता हो गया अगला हमारा जियोलॉजी। ठीक, अब इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के भी नाम से जानते हैं, जियोलॉजिकल साइंस के नाम से जानते हैं, केमिस्ट्री है ही है, फिजिक्स अब आपका है। फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, स्पेशली ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में स्पेशली हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं, एस्ट्रोलॉजी हमारे जो अंतरिक्ष है, हमारा जो खगोलीय पिंड है उनका अध्ययन करते हैं, और जियोलॉजी हमारा जो भूगर्भ विज्ञान है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात होती है। अच्छा, अब अगर हम इसके जनक की बात करते हैं, फिजिक्स के जनक की, साइंस की जनक की बात अगर आएगा तो हमेशा अरस्तु महोदय का ही नाम आएगा। फिजिक्स के अगर हम जनक की बात करेंगे तो इसमें हमारे आएंगे गैलीलियो का नाम भी आता है, किसका आता है, गैलीलियो। ठीक, अगर ऑप्शन में गैलीलियो नहीं है तो आप लिखेंगे आइंस्टीन को, इसको आइंस्टीन को। आइंस्टीन का भी नाम नहीं है तो आप लिखेंगे आइजैक न्यूटन महोदय। कहने का तात्पर्य तीन जनक अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे फिजिक्स में 3 जनक आते हैं, गैलीलियो, आइंस्टीन और न्यूटन। केमिस्ट्री के जनक की बात करेंगे तो लेवासिए आते हैं, लेवासिए। अगर हम एस्ट्रोलॉजी या इसके जनक की बात करेंगे तो विलियम फ्रेडरिक एलन। ठीक, और जियोलॉजी या भूगोल विज्ञान के अगर जनक की बात करते हैं, भूगोल के जनक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हिकोटियस। ठीक, ये हो गया सिंपल सी बात हमारी नॉन लिविंग साइंस या फिजिकल साइंस के बारे में। अब आते हैं हम बायोलॉजिकल साइंस में। तो बायोलॉजी जो हमारा शब्द है ये सभी लोग जानते हैं
कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना बायो, बायोस मतलब होता है लाइफ, बायोस मीन्स होता है लाइफ, और दूसरा शब्द आता है लॉगस जिसका अर्थ होता है टू डिस्करेज, या बोलते हैं इसी को स्टडी, ठीक, टू डिस्करेज या स्टडी बोलते हैं। तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, बायोस प्लस लॉगस। बायोस से होता है लाइफ, जीवन से तात्पर्य, और लॉगस का अर्थ होता है टू डिस्कवर्ड। अगर यहाँ भी कंफ्यूजन वाले 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो हमेशा नाम आएगा किसका, लैमार्क एवं ट्रेवेरेंस, लैमार्क एवं ट्रेवेरेंस नामक वैज्ञानिक 1802 में सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था जीव विज्ञान शब्द का। फर्स्ट टर्म यूज ऑफ बायोलॉजी लैमार्क एंड ट्रेवेरेंस। लेकिन अगर फादर ऑफ बायोलॉजी की बात आ जाएगा तो वहाँ पे हमेशा आप लिखेंगे किसको, अरस्तु। अरस्तु कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जनक अरस्तु महोदय हैं। अब ये हमारा अब देखिए बायोलॉजी लाइफ साइंस, तो हमारी जो ज्ञान अनुभूतियां हैं, ज्ञान अनुभूतियों का जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की 2 ब्रांचेस होती हैं, मेन 2 ब्रांचेस होती हैं, बाकी तो इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। एक होता है हमारा जूलॉजी, या इसको हिंदी में हम लोग प्राणी विज्ञान, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राणी या जंतु विज्ञान के भी नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा यहाँ पे आता है बॉटनी। बॉटनी को हम लोग वनस्पति और पादप विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। जूलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मेल से बना है, जॉन ZOION, इसका अर्थ होता है एनिमल। दूसरा शब्द आता है लॉगस जिसका अर्थ होता है स्टडी, अर्थात एनिमल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है या जूलॉजी कहलाता है। इसके जनक की बात करेंगे तो अरस्तु महोदय, ठीक। और जहां पर बॉटनी की बात आएगी तो बॉटनी भी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मेल से बना है। एक होता है बॉटनी, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, इसमें NY है, इसमें N नहीं। बॉटनी से तात्पर्य होता है टू हर्ब एंड सर्व, हर्ब एंड सर्व, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, साग या झाड़ी, साग या झाड़ी। और इसी में एक दूसरा शब्द आता है बॉस्किन, बॉस्किन का अर्थ होता है टू ग्रेज, चरना, ठीक है ना। ये बॉटनी का शब्द है। अगर इसके जनक की बात करता है तो थियोफेटस, ठीक। ये हो गया हमारा इसके बारे में। इसमें 1-2 क्वेश्चन में मैंने बताया कंफ्यूजन वाला यही है कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। तो जनक की बात आएगा तो अरस्तु। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किसने किया, तो लैमार्क एवं ट्रेवेरेंस नामक वैज्ञानिक ने। जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं, अरस्तु हैं। और वनस्पति या पादप विज्ञान के जनक कौन हैं, तो थियोफिल्टस हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस के बारे में हमने आपको बताया। अगली क्लास में हम लोग स्पेशली बात करेंगे सिर्फ जीव विज्ञान के बारे में, थोड़ा सा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए एडवांटेज तो हर जगह है। आज पूरी तरीके से हम कोई भी काम करते हैं तो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो साइंस पर ही डिपेंड है, ठीक। लेकिन इसकी जो हानियाँ हैं, हमारा जो वातावरण परिवर्तन है, या हमारा जो भी क्लाइमेट, हमारा जो जलवायु परिवर्तन है, या जो पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है, उसका कारण भी कौन है, हमारा साइंस है, ठीक। तो कहीं न कहीं अगर हमें साइंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा सा ये लॉस भी करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। ये जो आज की वीडियो है ये खासकर 6th to 10th
कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन जो कंपटीशन है, कंपटीशन वाले भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।